बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। इसके जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से जिसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर बता दिए हैं। तो आपने कंसंट्रेशन से सुनना है और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ लाइफ में सबसे पहले ये देखना है कि एनिमल की स्पीशीज़ जो है वो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं और 500,000 स्पीशीज़ प्लांट की डिस्कवर हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो अब तक अर्थ में पाई जाती हैं वो 2.5 मिलियन है। वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। हाउ मेनी स्पीशीज़ आर प्रेजेंट इन अर्थ? 2.5 मिलियन स्पीशीज़। बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑल लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स शोइंग सिमिलैरिटीज़ बेस्ड अपॉन। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की गई? ये इस बुनियाद पे की गई कि उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ थी होमोलोगस के हवाले से, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इन चीज़ों को देखते हुए क्लासिफिकेशन की गई एनिमल्स की। तो स्पीशी एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन होता है विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स। तो स्पीशीज़ क्या होता है? एक नेचुरल पॉपुलेशन होती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है लेकिन एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी एज अ क्राइटेरिया। अच्छा, समटाइम हम स्पीशी रिकग्निशन के लिए इंटरब्रीडिंग को क्राइटेरिया नहीं मानते क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सिंस लॉन्ग। अच्छा, आपको पता है इससे पहले काफ़ी अरसे तक जो है एनिमल्स को और दो ही किंगडम थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, या तो प्लांट था या एनिमेलिया था। तो ये आपने याद रखना। उसके बाद आया 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम और 5 किंगडम। सबसे पहले 2 ही किंगडम थे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। कैसे आया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा, स्पीशीज़, ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका है कि किस तरह से हम एक एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं। स्पीशीज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कॉर्न की देखें, जीमेस की, तो ये किंगडम इसका है प्लांटी, फाइलम एंथोवाइटा, क्लास एंजियोस्पर्म, ऑर्डर पॉयल्स, फैमिली पोएसी, जीनस जी स्पीशीज मेस। नोमेनक्लेचर भी है इसके अंदर एक टॉपिक। नोमेनक्लेचर क्या है? नाम देना। शुरू में प्लांट्स और एनिमल्स को कॉमन नेम दिया जाता था। उन किसी भी पीपल कोई भी उनको कॉमन नेम दे देता था, लेकिन उसकी रीजन के हवाले से, उस कंट्री पे जिस तरह कोई भी शख्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स का नाम रीजन के हवाले से मुख्तलिफ था, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जिस तरह अनियन का वर्ड, अनियन जो है इसको कहीं पर प्याज, कहीं पे गंडा, कहीं पे बसल, कहीं पे वसल बोला जाता था। अमलतास ये एक पौधा है, इसका कहीं पे अर्गवर्ड, गरमाला, गोल्डन शावर, पुरजिंकासिया, इस तरह के नाम थे जबकि पौधा एक ही था। अच्छा, इस तरह सिंगल नेम देने से क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के एक ही नाम दे दिया जाता था, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन था। जिस तरह ब्लू बेल, जितने भी पौधे थे जिनके फ्लावर ब्लू बेल शेप थे उसे ब्लू बेल का नाम दिया गया। ब्लैक बर्ड, जिस तरह क्रो हो गया, रेवन हो गया, इन सबको ब्लैक बर्ड का नाम दिया गया। कॉमन नेम की कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं होती। जिस तरह सिल्वर फिश है, ये एक इंसेक्ट है लेकिन इसे नाम दे दिया गया सिल्वर फिश का। क्रे फिश हो गया, जेली फिश, स्टार फिश, एंड ये फ़िश की डेफिनेशन में नहीं आते लेकिन इनका कॉमन नेम जो है इस तरह है। तो फिर किसने आखिर साइंटिफिक नेम की बुनियाद रखी? तो वो थे कार्लस लिनियस, जो कि स्वेडिश बोटेनिस्ट थे। इन्होंने नेम भी किया और क्लासीफाई भी किया। कार्लस लिनियस जो थे, इन्होंने जो कि इनका जो सिस्टम था इंटरनेशनली, आज भी वो यही सिस्टम इस्तेमाल होता है साइंटिफिक नेम देने के लिए। उन्होंने कॉमन नेम जो प्लांट और एनिमल के थे वो डिस्कार्ड कर दिए और उसकी जगह एक साइंटिफिक नेम दे दिया जो लैटिन वर्ड में था। याद रखिएगा, 1753 में कार्लस लिनियस ने पब्लिश की प्लांट साइंटिफिक नेम की लिस्ट, और 1758 के अंदर लिनियस ने एनिमल साइंटिफिक नेम की लिस्ट पेश की। साइंटिफिक नेम दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं। यूजुअली नेम गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सम करेक्टर्स ऑफ दैट प्लांट। ये जो नाम दिया जाता है ये उसकी कुछ करेक्टर्स को देखते हुए या फिर जो पर्सन इसे डिस्कवर करता है उस बुनियाद पे जो है उसको वो नाम दे दिया जाता है साइंटिफिक नेम। लीनियर सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज साइंटिफिक नेम कंप्राइजेज टू वर्ड, दैट्स वाई इट्स नॉन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे मैं आपको कुछ साइंटिफिक नेम बता देती हूँ। फर्स्ट नेम इसका जो होता है वो जेनरिक होता है और ये हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशी नेम होता है। तो साइंटिफिक नेम देखें, अनियन का एलियम के पा, अमलतास का कैसिया फिस्टोला, मैन का होम्योसिपियंस पोटैटो का सोलेनम टिबरसम, ब्रिंजल का सोलेनम मेलेंजिना। अच्छा, 2 to 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से अब हम सारा देख लेते हैं कि 2 किंगडम से 5 किंगडम तक किस तरह की क्लासिफिकेशन हुई। तो 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हिस्ट्री यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट सिस्टम जो था वो 2 किंगडम सिस्टम था जो कि सेंचुरीज तक चलता आया, यानी क्या तो प्लांट थे या एनिमल थे।
जब बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर दिया गया था प्लांट के अंदर, यूग्लिना आ गया उसके अंदर, प्लांट की नाम कैरेक्टर्स भी थे, एनिमल्स के थे। तो फिर यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इसे एक किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोटिस्टा, जिसमें उसने ऐसे एनिमल को रखा जो ना प्लांट से मिलते थे, जो ना एनिमल से मिलते थे। तो ये प्रोटिस्टा के अंदर वो तमाम एनिमल आएंगे जो बाकी किंगडम में नहीं आ सकते, किसी भी तरह से एडजस्ट जो चीज़ नहीं हो सकती उसे हम प्रोटिस्टा में ही रखते हैं। टर्म प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट जो है सबसे पहले ई चैटन ने 1937 में डिस्कवर की, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जो है वर्ड प्रो का मतलब होता है, बी फॉर यू का मतलब होता है ट्रू। तो फंजाई जो है ये एक स्पेशल हिटोट्रॉफिक थे जिनका एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। अब 5 किंगडम सिस्टम जो है वो रॉबर्ट विटाकर ने प्रोड्यूस किया 1969 के अंदर। तो ये तो आपको पता ही है कि 5 किंगडम सिस्टम में 3 बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया, यानी फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेस्शन। किंगडम मोनरा के अंदर जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमेबा हो गया, यूग्लिना हो गया, वो किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाता है। फंजाई में मशरूम्स आ जाते हैं और मल्टी सेलुलर रिड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स हैं, ये आपको पता है कि ये डिकम्पोजर्स होते हैं फंजाई में, तो किंगडम फंजाई। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट डजंट फिट इन प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, जो कि प्लांट्स में भी फिट नहीं हो रहे, एनिमल में भी फिट नहीं हो रहे और ना ही फंजाई में, तो फिर उसे हम प्रोटिस्टा में रखेंगे। मार्गुलस एंड शिवार्ट्स ने 1988 में मॉडिफाई कर दिया 5 किंगडम बेस्ड ऑन जेनेटिक्स एंड न्यू किंगडम वर प्रोकैरियोट, प्रोटोक्टिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। तो प्रोटिस्टा को प्रोटोक्टिस्टा के नाम से जो है मार्गुलस एंड शिवार्ट्स ने मॉडिफाई किया, किस बुनियाद पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। डाइनोफ्लैजिलेट हेलोजोन्स एंड डायोटम्स आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स। अच्छा, उसके बाद वायरस को देख लेते हैं। वायरस क्या है? वायरस एक्चुअली जिस ब्रांच में हम वायरस को स्टडी करते हैं उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। वर्ड वायरस लैटिन वर्ड विनोम से निकला है जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। वायरसेस आर एक्चुअली पार्टिकल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है जो अपने आप को जस्ट लिविंग सेल के अंदर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। नॉन लिविंग पे कभी भी वायरस सर्वाइव नहीं करेगा। तो बैक्टीरियोफेजेस जो हैं ये वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम बैक्टीरियोफेज पड़ा। तो एक्चुअली बैक्टीरियोफेजेस आर वायरस। स्टडी ऑफ वायरस इज नॉन एज वायरोलॉजी। वायरसेस क्या करते हैं? एक्चुअली ये होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं दूसरे सेल्स में। 1796 में एडवर्ड जेनर आए, उन्होंने सबसे पहले 8 ईयर ओल्ड जो बॉय था उसको कॉपॉक्स मटीरियल के साथ जो है उसे इनोकुलेट किया उसकी बॉडी में और उसने जो है डेवलप कर दी अपने अंदर इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। जेनर ने उसके बाद 23% को वैक्सीनेट किया विथ सेम प्रोसीजर। तो इसलिए वैक्सीनेशन का जो वर्ड था लुइस पास्चर ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है। वैका मीन काउ, यानी क्योंकि काउ पॉक्स से ये मटेरियल लिया गया था तो इसलिए इसका नाम जो है वैक्सीनेशन पड़ गया और ये इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था लुइस पास्चर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वन ऑफ द एसोसिएट ऑफ पास्चर चार्ल्स चैम्बरलैंड, जिन्होंने बैक्टीरिया फाउंड किया कि बैक्टीरिया जो है वो पोर्सिलेन फिल्टर से पास नहीं हो सकता। तो रेबीज इज कॉज्ड बाय बाइट्स ऑफ डॉग्स, कैट्स, फॉक्स, बैट्स। 1892 के अंदर एवानो विस्की ने फाउंड किया कि एजेंट जो कि टोबैको मोज़ैक डिजीज़ क्रिएट करता है वो तो फिल्ट्रेबल है। फिर ये जो फिल्ट्रेबल एजेंट हैं ये फर्स्ट प्यूरिफाइड किए गए 1935 में बाय स्टेनले से। अच्छा, ये याद रखना है कि फ़िल्ट्रेशन जो है एजेंट जो फाउंड किए गए वो स्टेनले ने 1935 में किए थे और ये फाउंड किसने किया था कि ये फ़िल्ट्रेबल है? वो इवानोव्स्की ने किया था। बैक्टीरियोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय टोआर्ट। अच्छा, ये जो बैक्टीरियोफेज जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो कि वायरस है, ये टोआर्ट ने 1950 में डिस्कवर किया और रीडिस्कवर भी किया। इसको डी हेडले ने 1917 में और गिवन नेम टू इसको नाम भी दिया। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर क्या है वायरस का? पॉक्स वायरस है, जो है इसका जो साइज़ होता है वो 250 नैनोमीटर है, वाइल पार्वो वायरस इसका 20 नैनोमीटर है। वायरस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। वायरस कभी भी आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। वायरसेस रेजिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन के एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबॉडीज़ के। मैच्योर कंप्लीट एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज वायरियन। कोर क्या होता है? इज मेड फ्रॉम आइदर डीएनए और आरएनए वाइल कैप्सिड इज प्रोटीन कोड। ये जो वायरस के अंदर कोर होता है ना वो डीएनए और आरएनए का बना हुआ होता है और जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन कोड होता है। कैप्सोमेर जो होते हैं वो 162 होते हैं हर्पीज वायरस के अंदर, 252 होते हैं एडिनो वायरस के अंदर। थर्ड लेयर आउटसाइड कैप्सिड इज सीन
जिसे हम इनवेलप कहते हैं। नेकेड वायरस आर नॉन इनवेलप। एनिमल एंड प्लांट वायरस मे बी पॉलीहेड्रॉन, हेलिकल, इनवेलप्ड और कम्प्लेक्स। बैक्टीरियोफेज अकर इन टू स्ट्रक्चर फॉर्म हैविंग क्यूबिकल और हेलिकल सिमेट्री। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो दो स्ट्रक्चर फॉर्म में आता है, या तो क्यूबिकल और हेलिकल सिमेट्री होती है। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है कि एक बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बेस्ट नॉन जो बैक्टीरियोफेज है वो टी फेज है। टी फेज इन्फेक्ट करता है ई कोलाई बैक्टीरिया को। T4 and T2 are most famous for study. T4 resemble with tadpole in structure, और जो फेज की टेल स्ट्रक्चर होता है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है देन हेड। हेड इज़ पायरामिडल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, प्रिज्म शेप भी हो सकता है। इसके अलावा जिसके साथ जो है वो स्ट्रेट टेल अटैच होती है। इनर जो कोर होता है टेल का वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो कि इन शीट में कवर होता है। Toward head the tail has collar while opposite side has end plate विद एंड प्लेट के साथ 6 टेल फाइबर्स अटैच होते हैं, और जो कि स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली अटैचमेंट का। T4 फेज जो होती है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर होती है देन इट्स होस्ट, यानी जिस पे वो अटैक करने जा रहा है T4 वो उससे 1000 टाइम्स स्मॉलर होगा। पहला स्टेप क्या है फेज रेप्लिकेशन का, इज अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल के साथ अटैचमेंट करेगा और एब्जॉर्प्शन करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज पेनिट्रेशन इन विच टेल रिलीजेस लाइजोजाइम। एक इंजाइम होता है वो रिलीज करती है टेल ताकि वॉल जो सेल वॉल है उसे डिसॉल्व की जा सके। टेल शीथ कंट्रोल कर लेता है विच फोर्स द कोर इनटू द होस्ट, यानी टेल की जो शीथ होती है वो कंट्रैक्ट होती है और उसके बाद जो उसके अंदर कोर होता है वो होस्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। वायरस देन इंजेक्ट डीएनए लाइक सिरिंज इंजेक्शन, जिस तरह आप इंजेक्शन की मिसाल ले लेते हैं, जैसे सिरिंज होती है वैसे बिल्कुल ये अपना डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। प्रोटीन कोट रिमेन आउटसाइड, प्रोटीन कोट बाहर रहेगी। तो जो कोट है वो बाहर रहेगा, जस्ट डीएनए अंदर जाएगा। मैनी एनिमल्स वायरस एंटायरली, अच्छा कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि पूरे के पूरे खुद उसमें एंटर हो जाते हैं होस्ट के अंदर। अच्छा उसके बाद है हमारे पास जी वायरल डीएनए फिर क्या करता है अंदर जाके होस्ट की मशीनरी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वहाँ पे अपना रॉ मटेरियल बनाना शुरू कर देता है। जैसे डीएनए और नेसेसरी प्रोटीन वहाँ बन जाते हैं, इट मल्टीप्लाई देयर, ये वहाँ पर जो है अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। द 25 मिनट्स, यानी जस्ट 25 मिनट्स। अच्छा उसके बाद होस्ट का जो सेल है वो बर्स्ट हो जाता है और बैक्टीरियोफेज जो है वो बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं। तो फेज विच कॉज लाइसिस और ब्रेक डाउन ऑफ होस्ट, ऐसी फेज जो कि लाइसिस भी कर देती है और ब्रेक डाउन कर देती है होस्ट सेल की, उसे हम लिटिक और वायरुलेंट फेज कहते हैं, और इस साइकिल को हम लिटिक साइकिल कहते हैं। इफ़ फेज डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट, फॉर एग्जांपल फेज डीएनए जो है अंदर रेप्लिकेट नहीं हुआ बल्कि उसने जाके होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया और वहाँ आराम से रहना शुरू कर दिया है, इसे हम कहते हैं प्रोफेज, एंड साइकिल इज नोन एज लाइजोजेनिक साइकिल और लाइजोजेनी। द बैक्टीरिया हैविंग phage DNA becomes resistant to other phage virus is called lysogenic bacteria। ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर जो है फेज डीएनए होता है वो फिर दूसरे फेज वायरस के रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी उनको एंटर नहीं होने देता। इस बैक्टीरिया को हम लाइजोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। समटाइम वायरल डीएनए डिटैच, कुछ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो जो वायरल डीएनए है वो डिटैच हो जाता है होस्ट के क्रोमोसोम के साथ और अपना एक और साइकिल लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है, इसे हम कहते हैं इंडक्शन। द फेज विच कॉज लाइजोजेनी इज कॉल्ड टेम्परेट फेज या लाइजोजेनिक फेज। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, इसमें वायरस जो है मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड फेज आर वेरी इंपॉर्टेंट for classifying plant and animal and bacterial virus. The genetic material may be DNA, RNA, naked और enveloped, यानी हम जो वायरस की क्लासिफिकेशन करेंगे ना इस बेस पे होगा कि उसके अंदर जो डीएनए है या आरएनए है वो नेकेड है या कोई इन्वेलप है या कॉम्प्लेक्स है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी दे आर डिवाइडेड इनटू रॉड शेप्ड, टेडपोल लाइक एंड टोबैको मोज़ैक वायरस। अच्छा इनकी बेस पर इनकी किस तरह की जो शेप होती है इसे हम क्लासिफाई करते हैं। सर्टन आर रॉड शेप, सर्टन टेडपोल लाइक। उसके बाद जो है सम वायरल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो पॉक्स वायरसेस आर डीएनए इन्वेलप्ड वायरस। कुछ वायरल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो पॉक्स वायरस और डीएनए इन्वेलप्ड वायरस जो है ये स्मॉल पॉक्स क्रिएट करता है। स्मॉल पॉक्स एक एंशियंट डिजीज़ थी और ये चाइना के अंदर मौजूद थी 12th सेंचुरी बीसी के अंदर। सिम्टम क्या होती हैं स्मॉल पॉक्स की?
कि इसके अंदर रेस्ट फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स बन जाती हैं बॉडी पर, पॉस्टुलेट्स बन जाते हैं एंड देन स्कार बन जाते हैं जिसे हम पॉक्स कहते हैं। 1980s में सबसे पहले जो है WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है। हर्पीस इज़ अ DNA वायरस विच कॉज हर्पीस सिम्प्लेक्स। हर्पीस एक DNA वायरस है जो एक्चुअली हर्पीस सिम्प्लेक्स कॉज करता है, जो कि डिजीज़ है। इन्फ्लुएंजा वायरस आर इन्वेलप्ड RNA वायरस। याद रखिएगा कि इन्फ्लुएंजा वायरस एक RNA वायरस है। मम्प्स एंड मीजल्स आर कॉज्ड बाय पैरामाइक्सोवायरस विच आर RNA वायरस। मम्प्स कंटेजियस होती है बट सेल्डम फैटल, यानी एक से दूसरे को लगती है लेकिन इतनी फैटल नहीं होती। मीजल्स जो है ये कॉमनेस्ट है अमंग चिल्ड्रन में। पोलियोमाइलिटिस, पोलियो वायरस जो है ये स्मॉलेस्ट नॉन वायरस है एंड हैज़ स्फेरिकल RNA। तो यहाँ मैंने आपको वायरल डिजीज़ बताई हैं, उसमें जी आ जाता है हर्पीस सिम्प्लेक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्प्स हो गया, मीजल्स हो गया, पोलियोमाइलिटिस हो गया। अच्छा, उसके बाद रेट्रो वायरस की अगर हम बात करें तो रेट्रो वायरस आर ट्यूमर वायरस। ये ट्यूमर वायरस होते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होते हैं। स्फेरिकल अबाउट 100 नैनोमीटर एंड इनलेप्ट इन होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन एड्स वायरसेस इफेक्ट ल्यूकोसाइड्स। एड्स जो डिजीज़ है उसमें वायरस जो है WBCs को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है इन रेट्रोवायरस के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है सिंगल स्ट्रैंड RNA को डबल स्ट्रैंड वायरल DNA में। दिस वायरल DNA कैन इन्फेक्ट सेल्स एज वेल एज कैन एंटर होस्ट DNA एज प्रो वायरस एंड बिकम इनहेरिटेड। अच्छा, उसके बाद एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। 1980s में सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया था होमोसेक्सुअल्स के अंदर। 1980s के अंदर 1986 में वायरस कॉजिंग एड वाज नेम्ड एज HIV। HIV इनफैक्ट हेल्पर टी लिम्फोसाइट। HIV इज होस्ट स्पेसिफिक। HIV जो होता है ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। एड्स जो है इसके नतीजे में इम्यून सिस्टम फेलर हो जाता है, पेशेंट ससेप्टिबल होता है टू अदर डिजीजेस, यानी जिनको एड है उस वो दूसरी डिजीज़ को बहुत ही ज़्यादा जल्दी से उनको वो कर सकती हैं, अटैक कर सकती हैं। HIV आल्सो हैज़ स्पाइक्स ऑन इट्स बॉडी। HIV वायरस के बॉडी पर स्पाइक्स होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? एड्स एक से दूसरे को कैसे लगता है? बाय सेक्सुअल कंटैक्ट, ब्लड एंड ब्रेस्ट फीड, इसके थ्रू जो है एड्स हो जाता है, एक से दूसरे को लग सकता है। वैक्सीन एड्स की अभी तक एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है इसकी 2001 में साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये आपने याद रखना है कि अभी तक इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और इसमें क्या हो सकता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कॉजिंग एजेंट जो है इसका HIV है। हेपेटाइटिस क्या होता है? ये एक इन्फ्लामेशन होती है लिवर की जो कि वायरस की वजह से हो सकती है, टॉक्सिक एजेंट की वजह से हो सकती है, या सम टाइम ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है। करेक्टराइज्ड बाय जॉन्डाइस। अच्छा, जिसको हेपेटाइटिस होगा क्या क्या हो सकता है उसमें? जॉन्डाइस, liver enlargement, viral hepatitis has many types based on type of virus. Hepatitis A is called infectious hepatitis, transmit from feces. Hepatitis B, also called serum hepatitis. Hepatitis C, previously called as non-A and non-B hepatitis, passes from mother to child. तो ये जो है ये कैसे पास होगी? मदर से चाइल्ड। सी जिसे हम पहले नॉन ए नॉन बी कहते थे, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल कंटैक्ट। हेपेटाइटिस डी इज कॉल्ड डेल्टा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी इज आल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम फिसिस। इससे पहले ए जो है वो भी फिसिस से थ्रू ट्रांसमिट हुई थी। हेपेटाइटिस एफ एंड जी आर अनआइडेंटिफाइड येट। हेपेटाइटिस एफ और जी को अभी तक हमने आइडेंटिफाइड नहीं हो सकी। तो ये हेपेटाइटिस थी और एड्स था। इसके बारे में मैंने आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है।